बीदर और बेंगलुरु के शाहीन तालीमी इदारे अवाम को मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ की जायदादों को निशाना बनाकर कौम व मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेंगलुरु में सैयद अशरफ का बड़ा इल्जाम। सैयद अशरफ ने संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीदर और बेंगलुरु के शाहीन तालीमी इदारे अवाम को मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ की जायदादों को निशाना बनाकर कौम व मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट और फाल्कन एजुकेशन ट्रस्ट दोनों एक ही। ये बड़ी ही चालाकी से जो है ना मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल मुकर गए और इनको जो है ना अल्लाह रसूल का कोई डर है नहीं। जब आपने एक वादा किया तो वादे के मुताबिक आपको चलना चाहिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो खबीर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि वो आ जाए रमजान के महीने में कोई भी मस्जिद में बैठ जाएंगे, आप अपना बयान दे दीजिए, मैं अपना बयान दे देता हूं, कौन सच्चा है कौन झूठा है पता चल जाएगा। और ये दोनों एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों फाल्कन ये सब बेखूब बनाने की बातें। रहा अब बीदर की लैंड जो है ना 12 एकड़ 11 कुंटे है वो। अब वो जमीन उनके पास है। इसमें जो है ना वक्फ बोर्ड ने नोटिस भी इनको जारी किया है और ये गलतियां ये कर रहे हैं और हमारे बच्चों के साथ जो है ना ये उनके फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको खिलवाड़ करने नहीं देंगे। मैंने इनसे अपील की है वक्फ बोर्ड से, सीओ से यह कहा है कि आप फौरी तौर पर इन चारों प्रॉपर्टीज के लीज को जो है ना टर्मिनेट करें। आज बतारीख 11 मार्च 2024 बरोज पीर मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत सैयद अशरफ ने बेंगलुरु में मीडिया से खिताब किया। सैयद अशरफ ने कहा कि बीदर के हल्दकेरे विलेज की 12 एकड़ 11 गुंटे जमीन सर्वे नंबर 85 पर बीदर और बेंगलुरु के शाहीन तालीमी इदारों के मालिकों ने कब्जा जमाया है। सैयद अशरफ ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने चंद माह कबल आवाज उठाई थी। उस वक्त बीदर के डॉक्टर अब्दुल कदीर ने भरोसा दिया था कि वो सर्वे नंबर 85 की जमीन को वक्फ बोर्ड के हवाले कर देंगे। सैयद अशरफ ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने अब्दुल कदीर साहब से कई बार बातचीत की, लेकिन आखिरी गुफ्तगू में कदीर साहब अपने वादे और भरोसे से मुकर गए। सैयद अशरफ ने कहा कि बीदर का शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट और बेंगलुरु का फाल्कन एजुकेशन ट्रस्ट दोनों एक ही इदारे हैं। इन दोनों इदारों के जिम्मेदार वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। बेंगलुरु में फाल्कन शाहीन तालीमी इदारे ने ताहा ट्रस्ट, बिस्मिल्लाह शाह, दारुस्सलाम और मैसूर रोड की रोशन मस्जिद की वक्फ मिल्कियत पर अपने तालीमी इदारे कायम किए हैं। सैयद अशरफ कहते हैं कि वक्फ एक्ट के मुताबिक वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाने वाले एनक्रोचर को वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन प्रॉपर्टी लीज पर नहीं दे सकता। सैयद अशरफ ने वक्फ बोर्ड को 30 दिनों की मोहलत देते हुए कहा कि शाहीन तालीमी इदारे को लीज पर दी गई वक्फ की प्रॉपर्टियां फौरी तौर पर वापस ली जाएं, वरना वो इंसाफ के लिए लोकायुक्ता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। दूसरी बात यह है कि शाहीन के ताल्लुक से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं 27/10/2023 को। उसमें मैं ये इशू उठाया था कि उसमें कई जो है ना औकाफ की जायदादें जो है ना उनको कम किराए पे जो है ना ये लीज पे दिए हैं, कम किराए पे। इलीगल लीज था उनका सब। उसमें जो है ना क्या होगा, जब मैं 27/10/2023 को जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस टाइम में जो है ना उनके लीडर से जो है ना मेरे पास फोन आया, खबीर साहब का। दूसरे दिन मेरे पास फोन आया, क्योंकि कई लोग मुझे कहने लगे, कई लोग आप प्रेस वाले भाइयों ने भी मुझसे कहा कि आप खामोश क्यों हो गए, क्यों काम नहीं कर रहे, क्यों शाहीन का मसले को आपने छोड़ दिया। मैं छोड़ा नहीं था, मैं इंतजार कर रहा था, मैं एक झूठे वादे में आ गया था। तो कबीर साहब का मेरे पास 27 या 28/10 को मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अशरफ साहब आप बजा कहें, आपने सही कहा है
कि वो औकाफ की जायदाद। मैं जो है ना आपको 2-3 दिन का मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे मालूम है वो जो है ना दरगाह की जगह है, मैं वापस कराऊं। अब मुझ पर भरोसा रखिएगा। मैं उन पर भरोसा किया। उसके बाद जो है ना मैं खामोशी इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि मैं यूएस जा रहा हूं, यूएस जाके आने के बाद फौरन जो है ना हम लोग इस पर बैठ के बात कर लेंगे, और मैं मेरे भाई और मेरे भतीजे को दोनों को मैं समझाता हूं कि वो जो जायदाद है वो औकाफ की जायदाद है, औकाफ को वापस करनी है, मैं कराऊंगा। ये वादा उनका मेरे पास था। जब वो यूएस गए, यूएस से आने के बाद 1 महीना 1.5 महीने बाद वो आए, मैं उनसे पूछा कि भाई क्या ये है, तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूं, बैठ के बात करेंगे। फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मुझे फोन किया, फोन करके कहने लगे कि अशरफ साहब आप ऐसा करिएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिएगा और मुझे डेट बता दीजिएगा, मैं आऊंगा, मेरे भाई और मेरे भतीजे को भी साथ लेके आऊंगा। आने के बाद जो है ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे कि भाई ये जायदाद हम वापस वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। यही वादे के मुताबिक मैं खामोश रहा, मैं खामोश नहीं था। जब मैं ये समझ रहा था, जब वो मुझसे वादा कर रहे हैं, तो मैं ये समझा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्त को आ जाएगी, क्यों मैं खामखा उसमें ये करूं, इसलिए मैं खामोशी इख्तियार किया। उसके बाद जो है ना मैं उनको कई बार फोन किया, जवाब नहीं आया मुझे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे मिलना ही है, अगर आप कहें तो मैं भी इधर आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूं। दूसरे दिन वो आ गए। आने के बाद खैर बैठे, मेरे घर पे ही बात हुई, आधा 1-2 घंटे बात हुई हमारी उनकी। तब उन्होंने कहा कि इस पे कोई उन्होंने ये नहीं किया, नोटिस ही नहीं लिया। फिर आखिर में मैंने उनसे पूछा तो कब बुलाएंगे, अब आप आ गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसको डिक्लेयर कर दीजिएगा वक्त की प्रॉपर्टी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको दे लीजिएगा। तो तब कहने लगी कि नहीं अशरफ साहब, वो हमारे भाई और हमारे भतीजे से बात हुई, आप अगर वो प्रूव करवा दें कि वो औकाफ की जायदाद है, तब हम उसको आपको वापस करेंगे। मैंने कहा ये बात गलत है, आप पहले क्यों नहीं बताए ये बात? आप तो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाओ, हम डिक्लेयर कर देंगे, अब क्यों बात कर रहे हैं इसे? नहीं, वो हमारे घर में बात हुई, बात होने के बाद जो है ना हम लोगों ने ये फैसला लिया है, जब प्रूव हो जाए। मैंने कहा प्रूव होने का क्या है? 68 के गेजेट में जो है ना उस अदारे की जायदाद है वो, 72 के गेजेट में उसकी अदारे की जायदाद है वो, उसके ऊपर बाकायदा जो है ना सरकारी मोहर लगी हुई है। तो 74 में जब औकाफ में ट्रांसफर हुई मुजाहिद डिपार्टमेंट से, उसमें भी वो जायदाद का जिक्र। तो मैंने कहा ये सारी चीजें होने के बावजूद आप कह रहे हैं नहीं वो दूसरा ये हो गया है, ऐसा नहीं, वो लोग हमारे भाई वगैरह मार गए। मैंने कहा ये बात गलत है, आपको ये कहना नहीं चाहिए था। अगर आपने जिम्मेदारी ली थी तो जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वो लोग वो बदल गए। मैंने कहा तो इसका मतलब है आप अपनी बात से मुकर गए, आप कुछ नहीं समझिएगा, हम नहीं दे सकते। तो ऐसे आदमियों को आप ये जो है ना, जहां तक मेरा मैंने इन दोनों को जाना है, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट और फॉल्टन एजुकेशन ट्रस्ट दोनों एक ही। ये बड़ी ही चालाकी से जो है ना मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये दोनों ट्रस्ट एक ही है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बिस्मिल्लाह शाह के ताल्लुक से, बिस्मिल्लाह शाह कागबन रोड की प्रॉपर्टी के साथ, उसके बाद ताहा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ, और उसके बाद जो है ना ये दोनों तीनों जो है ना, इसके बाद जो है ना ये क्वींस रोड की जायदाद दारुसलाम, ये तीनों प्रॉपर्टी पे उन्हीं के दस्तखत हैं, हबीब साहब के दस्तखत है इन पे। और ये कैसे करें? जब मैंने से पूछा कि भाई अब कैसे ये शाहीन क्या आपका है क्या? बेंगलोर में जो चल रहे शाहीन आपकी इंस्टीट्यूशन है? वो कहने के नहीं वो मेरी नहीं, वो मेरा भाई और भतीजे चलाते हैं। तो मतलब आप क्यों इसके अंदर आ रहे हैं ना, ये ट्रस्ट के अंदर आ रहे हैं? नहीं, जो खाबिज है उसका हो गया। मतलब खाबिज कैसे? या तो आप ट्रांसफर करिएगा उनके नाम पे, या तो आप ये मान लेगा कि ये भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये दोनों जो है ना एक नेशनल है एक इंटरनेशनल है, इतना ही फर्क है, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। और मुझे कई जगह अमेरिका से भी मेरे पास कई फोन आए और उनके बारे में बात किया मेरे से, और उन्होंने कुछ जानकारी भी हासिल की। वो और बात है, मैं बाद में कभी बताऊंगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल मुकर गए, और इनको जो है ना अल्लाह रसूल का कोई डर है नहीं। जब आपने एक वादा किया तो वादे के मुताबिक आपको चलना चाहिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं,
तो खबीर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि वो आ जाए रमजान के महीने में, कोई भी मस्जिद में बैठ जाएंगे, आप अपना बयान दे दीजिए, मैं अपना बयान दे देता हूं, कौन सच्चा है कौन झूठा है पता चल जाएगा। आप पूरी तरह से मुकर गए अपनी वादे से, ये कह दिया कि हम नहीं ले सकते इसे। तो इसका क्या मतलब है? इनको सिर्फ जो है ना जायदाद और पैसे से मतलब है, और किसी चीज से इनका मतलब नहीं। और ये दोनों एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों फाल्कन, ये सब बेखुद बनाने की बातें। रहा अब बीदर की लैंड का, बीदर की लैंड जो है ना 12 एकड़ 11 कुंटे है वो, अब वो जमीन उनके पास है। इसमें जो है ना वक्फ बोर्ड ने नोटिस भी इनको जारी किया है। नोटिस जारी करने के बावजूद भी जो है ना उसके अंदर जो है ना आई गेस नोटिस जो है ना सेक्शन 60 और 60A के तहत वक्फ एक्ट 1995 के तहत जो है ना इनको नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के तहत जो है ना काम बहुत धीरे से हो रहा है। वक्फ बोर्ड के सीईओ को चाहिए कि इसे एक्सपीडाइट करें। जो नोटिस जिन्होंने 2020 में दिया है, 22 में दिया है, 22 से अब तक पेंडिंग की है वो 26/8/22 को उन्होंने नोटिस दिया है। अब्दुल मन्नान साहब, उसके बाद उनकी फैमिली के मेंबर्स अब्दुल सुबान और उनके वालदा, इन तीनों के नाम 26/8/22 को उन्होंने नोटिस दिया है। ये चौथा महीना है, ये 2024 है। अब इतनी देर तक पेंडिंग क्यों है? सीईओ को फौरन एक्सपीडाइट करना चाहिए, इस चीज को एक्सपीडाइट करके जो है ना उनका जो ये है क्लेम जो है ना उसके फेवर में जो है ना औकात के फेवर में जो है ना इनको फैसला देना चाहिए। देकर जो है ना ये प्रॉपर्टी जो है ना बीदर की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि देखो वक्फ एक्ट बहुत क्लियर है। वक्फ एक्ट क्या कहता है? अगर एक आदमी किराएदार भी है, अगर एक कोई फर्द किराएदार है, वक्फ बोर्ड के किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो किराएदार है, तो वो किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूशन का, किसी भी मस्जिद का, किसी भी दरगाह का वो मेंबर नहीं बन सकता। वक्फ एक्ट बहुत क्लियर कहता है। जब एक इंसान 12 एकड़ 11 कुंबे जमीन कब्जा कर लेता है तो आप उसको दूसरी जायदाद एक लीज पे कैसा देंगे? ये वक्फ एक्ट के खिलाफ है। 4 जायदादें आपने 4 प्रॉपर्टीज उनको दिए हैं। पहली प्रॉपर्टी है ताहा एजुकेशन ट्रस्ट, ये 25,000 ये है। पहले इनका अग्रीमेंट क्या है वो अग्रीमेंट कर लिए। देखिए कितना धांधली है। देखिए इसमें पहला अग्रीमेंट होता है 10/3/2014 को, 10/3/14 को पहला अग्रीमेंट होता है, वो 11 महीने का होता है। उसके बाद जो है ना 3/17 को, एक हफ्ते में ही दूसरा अग्रीमेंट करते हैं। क्यों? और जब उनको 3 साल का ये करके 15 साल का ये देते हैं। पहला एग्रीमेंट को मांगे, अब हम दूसरे एग्रीमेंट को मांगे। ऐसी धारणा क्यों हो रही है? मेरे पास एग्रीमेंट की कॉपीज है, मैं आपको दे सकता हूं। पहला एग्रीमेंट होता है 10/3 को और उसको एग्रीमेंट को बदल लेते हैं। फिर बदल के जो है ना 17 तारीख को ये करते हैं, फिर एक एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट करते हैं 15 साल। पहले एग्रीमेंट में 2 लोग दस्तखत करते हैं, 5 लोग दस्तखत करते हैं पहले एग्रीमेंट में। दूसरे एग्रीमेंट में सिर्फ 2 लोग दस्तखत करते हैं। अभी क्या करना चाह रहे हैं आप? वक्त पर खामोश क्यों है? जब एग्रीमेंट पहला था तो दूसरा क्यों बदला? 11 महीने से 15 साल कैसे बदल गए? इलीगल काम क्यों कर रहा है वक्फ बोर्ड? ऐसी इलीगल चीजों को अप्रूवल क्यों दे रहा है? अब हम किसको ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट समझे? वक्फ बोर्ड जो है ना किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, मुसलमान औकात की जायदाद का मालिक है, क्योंकि ये मुसलमानों को दी गई है, वक्फ बोर्ड को नहीं। वक्फ बोर्ड इज ओनली कस्टोडियन, देख रेख के लिए है वक्फ बोर्ड इसका कोई मालिक नहीं है। ये जो है ना मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए हमारे बड़ों ने देकर गया है। वक्फ बोर्ड सिर्फ कस्टोडियन है। आप जो चाहे इलीगल काम करते जाएंगे और हम खास बैठ के खामोश देखते रहेंगे क्या? उसके बाद जो है ना ये एनओए करते हैं
इसके बाद जो है ना एडिशनल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। पहले तो ताहा का जो ये है वो पीयूसी कॉलेज चलाने के लिए लेते हैं, पीयू कॉलेज के नाम पे वो जो है ना अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में साफ लिखा है पीयू कॉलेज के लिए, लेकिन बाद में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, वो लेडीज हॉस्टल बनाते हैं। कॉलेज के लिए आपने अग्रीमेंट कॉलेज के नाम पे है, आपको कॉलेज चलाना चाहिए, लेकिन उसे कन्वर्ट करके आप लेडीज हॉस्टल बनाते हैं। क्यों? जब आप एक चीज के लिए दूसरी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो वहां अग्रीमेंट नल एंड वाइड हो जाता है, तो अग्रीमेंट वहां खत्म हो जाता है। और आपने वहां कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, काम शुरू किया और काम कर भी दिया, तो आपको जो है ना बीबीएमपी की तरफ से 26/9/23 और 25/11/23 को नोटिस आ गई। क्या नोटिस आई कि आप अपना ये बताइएगा किस आधार पे आप जो है ना एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जबकि आपके पास कोई परमिशन नहीं है बीबीएमपी का, ना आपके पास कोई सैंक्शन प्लान है, ना आपके पास कोई नक्शा है, आप किस तरह से आप इसको ये कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप लेके आइए अपने डॉक्यूमेंट सारे। अब डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए, 2 नोटिस आ गए हैं, तीसरी नोटिस हम लोगों ने रोका है क्योंकि जायदाद हमारी है। तीसरी नोटिस आने के बाद फौरन जो है ना डिमोलिशन का काम शुरू हो जाएगा। अगर खुदा ना करे डिमोलिशन हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? कौन लेंगे? शाहीन वाले लेंगे। शाहीन वाले तो भाग जाएंगे वहां से। कौन लेगा? किसका नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा हो रहा है, इनका नहीं हो रहा। शाहीन वाले क्या आज है कल चले जाएंगे वो लोग। तो 2 नोटिस ऑलरेडी आप इश्यू हो चुके हैं। एक नोटिस है 26/9 को, दूसरी नोटिस है 25/11। 2 नोटिस ऑलरेडी आ चुके हैं। अब वो जो है ना डिमोलिशन के लिए अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर कर दिया, अब डिमोलिशन के लिए वो लोग आ जाएंगे। हाँ, आला अफसरों को बोल के उसके रोकथाम किए हैं, इंशाअल्लाह देखेंगे। अगर ये चीज वापस वक्फ बोर्ड में आ जाती है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उसे नक्शा पास करके कुछ फाइनमेंट डालना पड़ेगा, वो डलवा के ये करके जो है ना उसे उस बिल्डिंग को बहाल करेंगे। जब तक इनके पास है हम नहीं करेंगे कुछ। वापस वक्फ बोर्ड में आ जाए तो हम पूरा कोई भी खर्चा उनका नहीं, हम अपने हाथ से खर्च करेंगे और वहां जो है ना उसे इलीगल जो है ना उसको इंशाअल्लाह लीगल करके देंगे। उसके बाद जो है ना एक और प्रॉपर्टी हमारी उनके पास है दारुस्सलाम की, 25,000 स्क्वायर फुट। ये 3rd फ्लोर भी इन्होंने जो बनाया उसमें इलीगल, उसे भी परमिशन नहीं। ये पूरे इनके धंधे जो है ना इलीगल है, लीगल कुछ भी नहीं है इनके पास। ना इनके पास कोई लेबोरेटरी है, ना इनके पास कोई लाइब्रेरी है, ना और कोई है। एक्सेस स्टूडेंट्स ये एडमिट करते हैं, एक्सेस स्टूडेंट एडमिट करके दूसरे कॉलेजों में भेजते हैं। अभी देखिए कुछ बच्चों को जो है ना इन्होंने मदनी हाई स्कूल में ट्रांसफर किया, एडमिशन तो ये ले लिया, पैसा ये ले लिया, उसके बाद जो है ना अब एग्जाम दिला रहे हैं, एडमिशन उनका एग्जाम दिला रहे हैं मदनी हाई स्कूल में। तो हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? इनका जो इनटेक है, इनके पास 2 ही कॉलेज है, मेरे पास उसके ये है 2 कॉलेज है, इन्होंने 4-5 कॉलेजेस चला रहे हैं इलीगल। 2 कॉलेजेस है, परमिशन तो 2 कॉलेजेस का है इनके पास, लेकिन चला 5 रहे हैं। कैसा चला रहे हैं? एक्सेस एडमिशन करते हैं, वहां देते हैं कोचिंग क्लासेस, दूसरे कॉलेजेस को भेज के एग्जामिनेशन देते हैं। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, इसलिए मैं अब कुछ भी कहना नहीं चाह रहा इस बारे में, उस चीज को मैं सामने लाना नहीं चाह रहा, क्योंकि बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। बच्चों के एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं इस चीज को सामने लाऊंगा। पहले तो बच्चों के, क्योंकि अब बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसे में अगर उनको कोई प्रॉब्लम महसूस हुआ, अगर हम कुछ कहेंगे तो उनकी पढ़ाई पे असर होता है। इसलिए जो है ना हम खामोश है। इसके बाद जो है ना उसको बाद रमजान के इंशाल्लाह बच्चों का एग्जाम हो जाए, उसके बाद सारी चीजें लाएंगे। मदनी स्कूल में कितने गए, कौन सी कॉलेज में, पीयू कॉलेज में इन्होंने कितने बच्चे ट्रांसफर किए, और इनके पास सर्टिफिकेट, इनके पास एडमिशन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड लेके आओ, उसका सर्टिफिकेट कहां से आ रहा है दिखाओ इन बात में।
तो उनका इंटेक कितना है उससे जो है ना ये स्टूडेंट भी ज्यादा एडमिट नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उनको तो पैसा लूटने के लिए कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद जो है ना फीस तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। और जो पैसा ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इंडियन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा इनको आया करोड़ों में है, उसके में डॉक्यूमेंट तैयार हो गए वो, और डॉक्यूमेंट लेने में इसलिए देर हुई क्योंकि जब तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, बोलना जो ना हवा में बात करना अच्छा नहीं समझता, मैं वो बात नहीं करता। सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो गए। इंशाअल्लाह कल मैं दिल्ली जा रहा हूं। एक हफ्ते पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर का वक्त मांगा था, मैं 4-5 दिन दिल्ली में हूं, शायद इस दफे मुझे प्राइम मिनिस्टर का वक्त मिल जाएगा, एक एश्योरेंस मुझे दिया गया है। तो मैं जाऊंगा और सारे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करूंगा, उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। अगर सच्चाई है तो सच्चाई सामने आएगी, अगर गलत काम किसी ने किया है तो फिर वो भुगतेंगे। कोई भी जितने भी स्कॉलरशिप के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, बिल्डिंग के लिए पैसा जो आया वो जो है ना हकीकी लोगों तक पहुंचा नहीं, जो स्टूडेंट्स को पहुंचना था वो पहुंचा नहीं। स्टूडेंट्स बाहर से लोन ये लेके, बैंक से लोन, प्राइवेट लोन ये लेके इनका पैसा अदा कर दिए, इनकी ट्यूशन फीस दे दी, लेकिन ये जो है ना जब पैसा इनका आया तो बच्चों को नहीं गया पैसा। आपको ये मालूम है, आपको ये बताना मैं जरूरी समझता हूं कि वो पैसा जब आता है टीचर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करके वहां से जो है ना ये लेते हैं, कैश करा लेते हैं, कैश लेते हैं टीचरों से। अच्छा कहीं ये है वो मेरे पास उसके सबूत भी, टीचर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पैसा और टीचर से जो है ना कैश ले लेते हैं। और ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। ये जिस चीज के लिए पैसा दिया नहीं जाता, देते हैं, अगर वहां खर्च नहीं हुआ दूसरी जगह वो खर्च कर रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाते हैं लोग, और ये गलतियां ये कर रहे हैं। और हमारे बच्चों के साथ जो है ना ये उनके फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको खिलवाड़ करने नहीं देंगे। अच्छा ये 25,000 स्क्वायर फुट इनके पास बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद की जमीन है। 25,000 स्क्वायर फुट में बता रहा हूं आपको, 11 महीने का अग्रीमेंट है, 3 रुपए पर स्क्वायर फुट है। काटबन रोड तो आप जानते हैं, दिन में 10 बार वहां से घूमते हैं, कितना बड़ा कैसी कमर्शियल जगह है वो। 3 रुपए स्क्वायर फुट, 1 लाख रुपए इन्होंने ये दे रहे हैं किराया। काटबन रोड की प्रॉपर्टी से मिली इसकी बिस्मिल्लाह शाह की, और यहां इन्होंने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दिया है। 11 महीने का अग्रीमेंट आपको किसने इजाजत दी? और यहां भी जो है ना अभी बीबीएमपी की तरफ से एक नोटिस आ गई, 25/9/2023 को इन्होंने बीबीएमपी ने नोटिस दे दिया। क्या नोटिस देता है? अंडर सेक्शन 313 ऑफ बीबीएमपी रूल्स 2020 टू द मस्जिद कमेटी फॉर वायलेटिंग द बीबीएमपी नॉर्म्स एंड अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन विदाउट देयर अप्रूवल। अब ये जो है ना मल्टी स्टोरेज 4 फ्लोर या 3 फ्लोर या 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी है वहां 25,000 जगह में, और 25,000 जगह का किराया कितना है? 1 लाख रुपए। 25,000 स्क्वायर फुट को 1 लाख रुपए, अगर डिवाइड करेंगे आप महीने में तो 3 रुपए स्क्वायर फुट हुआ। तो हमारी जायदाद क्या इतनी आसान है क्या? इतनी आसानी से क्यों वक्फ बोर्ड दे रहा है? एक वक्फ बोर्ड का आला ओहदेदार जो है ना उनके कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसमें हुक्म है आप कुछ भी कर लीजिए, बाहर कर लीजिए वो, लेकिन वक्फ बोर्ड की जायदाद के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यहां बीबीएल के नोटिस आ गए, बीबीएमपी के। अब यहां अगर डेमोलिशन का काम हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी होगी और कौन बर्दाश्त करना है डेमोलिशन? सिर्फ डेमोलिशन करने के बाद कास्ट इंपोज करते हैं, डेमोलिशन का कास्ट भी वो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक कास्ट भी आपको देना पड़ेगा, ये लोग देंगे। अब इसका जवाब चाहिए हमें वक्फ बोर्ड से कि आपने क्या कार्रवाई की है इसके खिलाफ। जब आपको नोटिस आप पहुंच गई है, डेमोलिशन नोटिस आपको दे दिया गया है, तो आप अब तक खामोश क्यों बैठे? एक और जायदाद हमारी है इनके पास, दरगाह हजरत सादिक अली शाह कॉम्प्लेक्स, रोशन मस्जिद कॉम्प्लेक्स। ये
कि मैसूर रोड, ये जायदा जो है ना इसके बस स्टॉप के करीब है। क्या बस स्टॉप है? हाँ, सेटेलाइट टाउन के बस स्टॉप के करीब है। मैं कुछ लोगों के मिलने गया वहां, तो हमारी बिल्डिंग के बाद तीसरी बिल्डिंग है एक, वहां एक पत्ते तंबाकू का दुकान है, 20 भी 18 नहीं 12 भी 20, 360 स्क्वायर फुट की दुकान है। मैंने पूछा कि साहब आप क्या किराया दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि 1,60,000 रुपए किराया दे रहा है। कितनी जगह का? 360 स्क्वायर फुट का किराया, 1,60,000 रुपए। और यहां इन्होंने जो है ना 2 फ्लोर लिए हैं, 2 फ्लोर इनके कब्जे में है। और इलीगल कॉलेज है, वो कॉलेज इलीगल नहीं है, इलीगल है। तो आप वहां जो है ना किराया कितना कोई डिस्क्लोज नहीं किया, कितना किराया दे रहे आज तक डिस्क्लोज नहीं है, वक्फ बोर्ड वाले भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। और जो है ना आज तक रेंट नहीं मिला है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। लाखों रुपए मैं इनसे सवाल किया खदीर साहब से, क्योंकि आपका अदारा क्यों इतना पैसा बकिया रखा है, क्यों नहीं दे रहे आप? उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो ऐसा है कि हमने मेरे भाई को और मेरे भतीजे को कह दिया है, वो फौरन किराया जो है ना जिसका बाकी है वो हम अदा कर देंगे। ये इनके कहने के बाद 6 महीने हो गए इनका कहना, 6 महीने से आज तक जो है ना किराया बढ़ता जा रहा है और एक पैसा किराया इन्होंने दिया नहीं। इनके पास एक केएसआरटीसी का एक है मैसूर में, एक कॉलेज चला रहे केएसआरटीसी का, 70 पर 8,000 रुपए किराया, 21,000 स्क्वायर फुट के ये लिए है फर्स्ट फ्लोर। एक केएसआरटीसी का ये है बस स्टॉप के ऊपर लिए है, वहां जो किराया उनको एडवांस में दे रहे, इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, एडवांस में उनको किराया दिया जा रहा है केएसआरटीसी वालों को। और हमारे यहां जो है ना लाखों में बल्कि करोड़ों रुपए का बकिया है हमारे पास। क्योंकि वक्ती सोल्यूशन है, यहाँ दो भी चलेगा ना, सब एडजस्टमेंट में चलता है यहाँ मामला। फौरी तौर पर इन्हों किराया जिस इंस्टीट्यूशन का है उसे फौरी तौर पर इनको ये करना चाहिए, अदा कर देना चाहिए। अदा ना करने की सूरत में क्या मुश्किल होगा इनके लिए। अब ये जो है ना ये दोनों मिलकर जो है ना पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं, पब्लिक को जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं, और इनके इंटेक के मुताबिक इनको स्टूडेंट्स को ये करना है, एडमिशन करना है। इंटेक से कहीं 2-3 गुना ज्यादा ही एडमिट कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ये इसका मैं आगे एग्जाम हो जाए बच्चों का और सारी चीजें मैं लाके आपके सामने रखूंगा, और वो बच्चों के डॉक्यूमेंट सारे लाके रखूंगा मैं, और उनमें जो फीस जो जमा किए हैं उसके डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट किया हूं मैं, मेरे पास है सब। अब स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां से जितना पैसा इनको मिला है उसके डॉक्यूमेंट मैं कलेक्ट कराऊं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा मैं भी, जब तक मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट ना आ जाए मैं कोई बात नहीं करता। आ जाएंगे तो तब मैं बात करूंगा। मैंने इनसे अपील की है, वक्फ बोर्ड से, सीओ से ये कहा है कि आप फौरी तौर पर इन चारों प्रॉपर्टीज के लीज को जो है ना टर्मिनेट करें, चारों प्रॉपर्टीज के लीज को टर्मिनेट करके, क्योंकि जो है ना ये एनक्रोचर्स हैं, एनक्रोचर्स को कोई भी किसी तरह की भी ये नहीं दी जा सकती, प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एनक्रोचर एक बार मालूम हो गया एनक्रोचर, क्योंकि एनक्रोचर इसलिए है कि वक्फ बोर्ड खुद इनको नोटिस दिया है ना, सेक्शन 60 और 68 के तहत उनको नोटिस दिया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्लेम किया है उस जमीन को, तो ऐसे आदमी को फिर आप क्यों दे रहे हैं?